बिस्मिल्लाह जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं जिसके कंटेंट्स हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, एम्पीयर्स लॉ एंड डिटरमिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। इसमें हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और फ्लक्स डेंसिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चैप्टर नंबर, अगर लास्ट चैप्टर की तरफ हम जाएं तो उसका सबसे पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने चीज़ें डिस्कस की थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता था, फाई, उसका सिंबल भी फाई होता था और उसमें बी की जगह पे, यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे बी की जगह पे ई होता था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी और एरिया होता था। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी और एरिया होगा। Like electric flux, the magnetic flux through the plane element of area A in a uniform magnetic field B is given by the dot product of B and A। ठीक है, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस थी तो हमने फ्लक्स क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी भी एरिया में से पास करे तो उसको हम कहेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इसी तरह हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और यही मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एरिया में से पास करेगा तो इसको हम कहेंगे ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। अब इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि डेफिनेशन का क्या मतलब था। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई एरिया है, स्क्वायर कॉइल है या कोई लूप है जो स्क्वायर फॉर्म में है, अभी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, इस तरह, जिस तरह आप इससे कह सकते हैं कि आपने इसको टेबल के ऊपर इस तरह से हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आएंगी और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर से इस तरह से पास करती जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस एरिया में से नहीं गुजर रही। तो इस फॉर्म में, इस केस के अंदर, ये जो पहली डायग्राम है, इस केस के अंदर इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी एरिया में से तो पास कर ही नहीं रही। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन किसी एरिया में से पास करे तो उसको हम कहेंगे वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। लेकिन इस केस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस एरिया में से पास नहीं कर रही। ऑलमोस्ट सभी की सभी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस एरिया के ऊपर से गुजर रही हैं, तो इस केस में इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स 0 के इक्वल होगा। अब इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में ये इस शेप को थोड़ा सा हमने वर्टिकली अब ओरिएंट कर लिया है। ठीक है, तो इसकी सिर्फ हमने ओरिएंटेशन चेंज की है, किसी एंगल के ऊपर हमने इसको अलाइन कर लिया इस स्क्वायर शेप एरिया को। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो उस एरिया में से पास कर रही हैं, तो अब इसका कोई ना कोई फ्लक्स होगा। ठीक है, प्रीवियस डायग्राम में क्या था कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस एरिया में से पास नहीं कर रही थी, तो उस केस में हमने कहा था कि इसका फ्लक्स 0 के इक्वल है। लेकिन इस केस में 4 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं और ये 4 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन सारी की सारी इस एरिया में से पास कर रही हैं, तो लिहाजा हम कहेंगे इसका कोई ना कोई फ्लक्स होगा। वो कितना होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, इस एरिया पर डिपेंड करेगा और इस फील्ड ऑफ लाइन पर डिपेंड करेगा कि जितनी ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी और जितना ज़्यादा ये एरिया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ एंगल हम इंक्लूड करेंगे कि ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, और ये 3 चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास इसका फ्लक्स आ जाएगा, जिस तरह हमने इस फार्मूले में देखा था। ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ए एरिया है उस शीट का जिसमें से फ्लक्स पास कर रहा है, और थीटा एंगल है बी और ए के दरमियान। तो इन तीनों चीज़ों को आप, तीनों जो फैक्टर्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। इसके बाद थर्ड डायग्राम है। थर्ड डायग्राम जो है ये आप इस तरह से इसको कंसिडर कर लें कि ये बिल्कुल वर्टिकल है। ठीक है, ये तो किसी एंगल पर थी और ये जो डायग्राम है या ये वाली जो शीट है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ बिल्कुल 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, 90 का एंगल किस तरह से, कि ये देखिए कि ये जिस तरह शीट है, ये बिल्कुल शीट हॉरिजॉन्टल, हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में टेबल के ऊपर रखी हुई है, और इस शीट का जो एरिया है वो बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस शीट के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस केस में क्या था, हमारे पास इस का एरिया परपेंडिकुलर है, लेकिन इस शेप में एरिया कोई एंगल बना रहा है। लेकिन इस शेप में जो थर्ड ओरिएंटेशन है, हमने एग्जैक्ट वर्टिकली लाइन इसलिए नहीं किया, एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन करेंगे तो आपको सिर्फ एक लाइन नजर आएगी, तो वो फिर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि ये एक्चुअली फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल लाइन करने की कोशिश की है इस एरिया को। तो अब आप देख सकते हैं कि इस एरिया में से भी ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, तो इस केस में भी इसका कोई ना कोई फ्लक्स होगा।
अब हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लक्स को फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है फ्लक्स का। अब पहली जो डायग्राम थी उसके लिए हमने क्या कहा था, जो फ्लक्स है वो जीरो के इक्वल है। जीरो के इक्वल किस तरह से है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो थीटा है वो 90 के इक्वल है। ठीक है, मतलब ये वाला जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर है। ये एरिया और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 बनेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर इस तरह से है कि ये जो सरफेस है इसका अगर आप एरिया कंसिडर करें तो एरिया बिल्कुल सरफेस की परपेंडिकुलर होगा। आउटवर्ड अगर हम स्क्रीन पे उसको देख रहे हैं तो आउट ऑफ द स्क्रीन इसका एरिया वेक्टर होगा, और एरिया का और इसका एंगल 90 बनेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि cos थीटा 90 cos 90 जीरो के इक्वल होगा, तो फ्लक्स जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो सेकंड डायग्राम है, इसमें हम ये देखते हैं फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा फाई बी। अच्छा, ये सेकंड डायग्राम है। अब इसमें थीटा जो है वो कोई ना कोई एंगल है जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन और एरिया के दरमियान है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो 60 है 40 है, या जिस ओरिएंटेशन पर ये फ्रेम या ये वाली जो लूप है ये अलाइंड है उसको हम एंगल वो एंगल cos थीटा की जगह पे पुट करेंगे। इसके बाद ये वाली जो ओरिएंटेशन है ये किसके इक्वल होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, अब इस केस में दोनों के दरमियान एंगल जीरो बनेगा, cos जीरो जो है वो 1 के इक्वल होता है, और इस केस में आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। ठीक है, इस केस के अंदर जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो cos जीरो 1 के इक्वल होगा और फाई बी बी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये जो ओरिएंटेशन है ये मैक्सिमम इस केस में आपके पास फ्लक्स की वैल्यू देगा। अच्छा, सेकंड टॉपिक है एम्पियर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। ये एम्पियर्स लॉ को क्या बताता है, पहले इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इस पैराग्राफ में है, इस अगली स्लाइड में इसका थोड़ी सी डिटेल है, और फिर इसकी डायग्राम और मैथमेटिक्स आता है। We know that an electric current that produces a magnetic field appears after a series of experiments generalize such results into a law known as Ampere's circuit law, by which the magnetic field density at any point due to current carrying conductor can be easily computed as explained below। अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ये कंसिडर कर लें कोई वायर है जिसमें से करंट पास कर रही है, और उस वायर के अराउंड ज़ाहिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उस भी हम इसको कह सकते हैं, उस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हम किसी भी एक पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना चाहें तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एम्पियर्स लॉ हमें सिर्फ इस चीज़ की कैलकुलेशन बताता है कि हमने किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। किस तरह से वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डायग्राम और मैथमेटिक्स है, और वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। कंसिडर ए क्लोज्ड पाथ इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस एनक्लोजिंग द करंट कैरिंग वायर। दिस क्लोज्ड पाथ, यहाँ पे क्लोज आना चाहिए था, दिस क्लोज्ड पाथ इज रेफर्ड एज एम्पेरियन पाथ। Divide this path into small elements of length like delta L. Let B be the value of flux density at the site of delta L. Determine the value of B dot delta L. If theta is the angle between B and delta L, then B dot delta L is equal to B delta L cos theta. अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं, ये डायग्राम एक्चुअली इसमें ये हमारे पास एक ब्लू कलर में वायर है और इसके अराउंड ब्लैक कलर में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन प्रोड्यूस हो रही है, और इसमें जो करंट है वो नीचे से ऊपर इस तरह से यहाँ से ऊपर वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है करंट कैरिंग वायर, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है। अब हमने कोई एक लाइन सिर्फ कंसीडर की हुई है, ये कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका लूप बन रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह करेंगे। एम्पियर्स लॉ हमें सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन देता है, या अगर हम इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना चाहें, या इस पॉइंट के ऊपर, या इस पॉइंट के ऊपर, या इस पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने इस लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, पूरे का पूरे लूप जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है, और मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने कैलकुलेट करनी है तो वो किस तरह कैलकुलेट की जाएगी, ये हमें एम्पियर्स लॉ हमें एक्सप्लेन करता है। अच्छा, अब क्या होगा, बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू बी डेल्टा एल कॉस थीटा।
अच्छा, इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कंसिडर करेंगे बी, और साथ एक छोटा सा पैच हम लेंगे जिसको हम इस लूप का छोटा सा पैच लेंगे जिसको डेल्टा एल कहेंगे। अब बी और डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपको इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू बताएगा। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है बी cos थीटा रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एल, component of B parallel to delta L. Thus, B dot delta L represents the product of length of the element delta L and the component of B parallel to delta L. Here stated that the sum of quantities B dot delta L for all path elements into which the complete loop has been divided equals mu naught times the total current enclosed by the loop. अच्छा, अब ये सारी की सारी एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को अब हम इसी डायग्राम की मदद से डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर ये करंट है और इसके अराउंड ये इस तरह से लूप जनरेट हो रहा है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का लूप है। अब यहाँ पे हमने इसको डिटेल के अंदर चीज़ें डिस्कस करनी है। ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ये वही लूप है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों प्रोड्यूस होगा? जिस तरह हमने राइट हैंड रूल से देखा था कि अगर आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में अलाइन करें तो जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो आपको डायरेक्शन बता देंगी मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है, लेकिन इस केस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, अब ये जो एरो है ब्लैक कलर में, ये हमें बता रहा है कि हमने इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये जो व्हाइट कलर के अंदर छोटा सा पोर्शन है ये डेल्टा एल एलिमेंट है। ठीक है, जिस तरह हमने कहा हुआ था कि इस लूप का जो छोटा सा एलिमेंट आपने लेना है जिसको डेल्टा एल हम कहेंगे। ये जो एरो है ये बता रहा है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसी जिस पॉइंट पे आपने कैलकुलेट करनी है ना, ये वो आपको बता रहा है इस पॉइंट के ऊपर। ये एरो उसको इंडिकेट कर रहा है। अब इसको फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर भी आप कह सकते हैं। और ये जो ग्रीन कलर में है ये हमारे पास डेल्टा एल जो छोटा सा एलिमेंट हमने कंसिडर किया हुआ ये उसका एलिमेंट है। ठीक है, हमारे पास इस केस के अंदर जो एरिया है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो डेल्टा एल एलिमेंट है छोटा पैच जो हम कंसीडर कर रहे हैं इसका जो वेक्टर है जो ग्रीन कलर में हमने ये हाईलाइट किया हुआ है, और जो ब्लैक कलर के अंदर जो वेक्टर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर है। अच्छा, अब उसने कहा हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो कॉस थीटा वाला वेक्टर है, जो कॉस थीटा कंपोनेंट है वो डेल्टा एल वाले वेक्टर के अलोंग है। डेल्टा एल वाला वेक्टर ग्रीन वाला है और ये जो रेड है ये उसके अलोंग होना चाहिए। अच्छा, अब इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम जो वेक्टर बी है इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। रेड कलर में इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हुए मैंने, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था फर्स्ट ईयर में, रेजोल्यूशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसी तरह हमने ब्लैक कलर में जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए। ये रेड कंपोनेंट है और दूसरा ये कंपोनेंट है। अगर हम इस कंपोनेंट को देखेंगे तो ये कंपोनेंट जो है ये बी कॉस थीटा है और जो ये वाला कंपोनेंट है ये बी साइन थीटा कंपोनेंट है। ठीक है, अब कॉज और साइन जो है ये थीटा पे डिपेंड करते हैं। अगर थीटा यहाँ पे बन रहा होता तो फिर ये साइन थीटा होता, लेकिन इस केस में थीटा यहाँ पे बन रहा है तो अब ये कॉस थीटा है और ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा होगा। अब ये वाला जो रेड कंपोनेंट है, अब अगर आप उसको प्लेन के अंदर ड्रॉ करिए तो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर, लेकिन एक्चुअली ये है प्लेन के अंदर। ठीक है, लेकिन प्लेन के अंदर हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे, और इसलिए आपने इसको ये कंसिडर करना है कि जिस तरह ये वाला वेक्टर बी है ना प्लेन के अंदर, इसी तरह ये वाला जो वेक्टर है ये भी प्लेन के अंदर ही है और ये वाला वेक्टर इस बी वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा ये इस वेक्टर जो डेल्टा एल है इसके अलोंग है। अब अगर ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा? अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू डेल्टा एल। ठीक है, जो कंपोनेंट था बी कॉस थीटा वो डेल्टा एल के पैरेलल है। thus b dot delta l represents the product of length of element delta l and the component of b parallel to delta l. Ampere stated that the sum of quantities of b dot delta l for all path elements into which the complete loop has been divided equal times the total current enclosed by the loop
where mu naught is a constant known as permeability of free space। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ किसी एक पॉइंट के ऊपर आपने इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू बी डेल्टा एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा, थीटा की वैल्यू 0 है और बी डॉट और कॉस थीटा 0, जो थीटा अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और बी डॉट डेल्टा एल किसके बराबर आ जाएगा, बी डेल्टा एल। तो ये डायग्राम की कुछ ज्योमेट्री थी, सिर्फ उसके अंदर एक्सप्लेन ये किया गया है, जो पीछे पैराग्राफ हमने भी रीड किया है उसके अंदर सिर्फ यही एक्सप्लेन किया गया है कि अगर किसी भी एक लूप, अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स का लूप है और किसी पॉइंट के ऊपर हमने इसकी फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले उस फ्लक्स डेंसिटी की जिस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है उसका ये हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि ब्लैक कलर में है। अब साथ ही हम एक छोटा सा पैच जो है वो कंसीडर करेंगे इस लूप में, और वो जो छोटा सा पैच है उसको हमने डेल्टा एल या स्मॉल लेंथ, ठीक है, डेल्टा एल से रिप्रेजेंट किया हुआ ये डेल्टा एल, और उसका भी एक वेक्टर होगा, ये डेल्टा एल का ये वाला वेक्टर है ग्रीन कलर वाला। अब अगर हम ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, इसका प्लॉट करें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कि ये कंपोनेंट बनता है और दूसरा ये कंपोनेंट बनता है, जो बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो इस वेक्टर के अलोंग है। तो लिहाजा आप क्या करेंगे कि इन दोनों, इसके दरमियान और इसके दरमियान एंगल 0 बनेगा और एंगल 0 जो है वो cos 0 1 के इक्वल हो जाएगा और आपके पास इस फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ये यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, पहले तो हमने एक लूप ड्रॉ किया, अब इस तरह के बेशुमार छोटे छोटे लूप आप ये कंसीडर कर लें कि ये उसी तरह आपके पास कोई मैग्नेटिक लूप है जिसका ये पहला पैच है, ये दूसरा पैच, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, इसी तरह इसके आपने बेशुमार छोटे छोटे पैचेस इस तरह से बना लिए। अब ये वाला पैच बी डॉट डेल्टा एल 1 है, ये वाला जो पैच है ये 2 है, ये वाला पैच 3 है, तो इसी तरह ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, तो चलते चलते इसी तरह जो ये वाला पैच आएगा ये nth पैच होगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता nth की वैल्यू 100 है या 10,000 है या 1 लाख है, ये कितने पैचेस हमने ड्रॉ किए हैं। अब बी डॉट डेल्टा एल यहाँ पे हम देखेंगे जो ये वाला, अगर हम सारे पैचेस जो छोटे छोटे पैचेस बनाए हम सबको जमा करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, म्यू नॉट आई के। ठीक है, जो पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस था उसमें ये लिखा हुआ था म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट। तो अब हम सारी की सारी जितने भी पैचेस हैं उन सबको ऐड करते हैं, ये फर्स्ट पैच, ये सेकंड पैच, ये फोर्थ पैच है, इसी तरह इन सारे पैचेस को अगर हम ऐड करते जाते हैं एन तक, तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल होगी, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट। करंट कौन सी, जो वायर के अंदर मूव कर रही है वो वाली करंट। तो ये अब हमारे पास एक लॉ की शेप में ये इक्वेशन बन गई है जिसमें आई इज इक्वल 1 to n बी डॉट डेल्टा एल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये अगर हम इस सारी की सारी इक्वेशन को समेशन की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n बी डॉट डेल्टा एल इंटू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई इज इक्वल 1 to n का ये मतलब है कि हमने अपना जो लूप है उसको 1 से स्टार्ट करके n तक लेके जाना है। ठीक है, और यहाँ पे अर्थ का ये मतलब है कि अगर आपने कोई एलिमेंट यहाँ तक कंसीडर करना है तो ये वाला अर्थ हो जाएगा, अगर यहाँ तक कोई लूप को ऐड करना है तो ये वाला वेक्टर आर है, और अगर यहाँ तक करना है तो ये वेक्टर आर है। ठीक है, जहाँ तक आपने इस लूप को लेके जाना है इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट इज ए कांस्टेंट नोन एज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और आई जो है ये करंट को शो कर रहा है, और ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन होगी ये हमारे पास कहलाएगी एम्पियर्स सर्किट लॉ। ठीक है, इसको, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से इस डायग्राम को कि एम्पियर्स लॉ है क्या। बेसिकली एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है और उसके अराउंड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, और किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये उसकी स्टेटमेंट है। अब वो इस तरह से हमें एक आइडिया देता है कि हम इस मेथड से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इस लूप जो लूप जनरेट हो रहा है उसके अराउंड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लें, ये वाला पॉइंट, लेट्स सपोज ये पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है, और इस पॉइंट के अराउंड हम एक वेक्टर जो है ये ड्रॉ करेंगे जो ब्लैक कलर में है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ये इंडिकेट कर रहा है, ये बी वेक्टर। और ये छोटा सा एलिमेंट हम एरिया इसी लूप का, जो लूप जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप बन रहा है उसी का छोटा सा हम एरिया, जहाँ छोटी सी उसकी लेंथ ले लेंगे जिसको डेल्टा एल कहा हुआ है,
अब बी और डेल्टा एल इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे तो ये इसका हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, इसकी हमारे पास जो है फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगी इस पॉइंट इस छोटे से एरिया की। अगर हम इस पॉइंट की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसका फ्लक्स जो ये बी वेक्टर है वो ड्रॉ करेंगे, छोटी सी लेंथ लेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इस पॉइंट का फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट का भी फ्लक्स आपने कैलकुलेट करना है उसका ये फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर और उसका छोटी सी उस लूप की लेंथ, इन दोनों को आप डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब छोटे से पॉइंट का फ्लक्स आ जाएगा। अब इन सारे के सारे फ्लक्स को अगर आप जमा करें तो पूरे लूप की आपके पास फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉइंट की है, फिर दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। तो इसी तरह अगर nth आपके पास पॉइंट्स हों या nth आप कट लगा लें इस तरह से लेंथ के, तो आपके पास जो उन सारे पॉइंट्स को आप जमा करें तो आपके पास इस लूप की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी जिस तरह ये हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ये जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, ये लेंथ एलिमेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इसी तरह अगर nth लूप है उन सबको आप जमा करें तो आपके पास क्या होगा, ये सारी की सारी जो फ्लक्स डेंसिटी के जो पैचेस हैं उन सबको अगर आप ऐड करें तो टोटल आपके पास इस फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी इस लूप की। इसको हमने इस तरह से मैथमेटिकली लिखा हुआ है, पी डॉट डेल्टा एल 1 2 3 4 5 प्लस अप टू सो ऑन एन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय आई। म्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट है और आई करंट है जो उस लूप के अराउंड जनरेट हो रही है, यहाँ जो वायर में प्रोड्यूस हो रही है करंट, यहाँ जो वायर में करंट गुजर रही है, ये आई उसकी वैल्यू है। और इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं एम्पियर सर्किट लॉ।